गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए सेकेंड ईयर की अपनी अगली क्लास में हम अमेरिकी संविधान के अध्ययन करने के बाद शक्तियों के पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का वर्णन करेंगे। कल मैं आपसे कह भी रहा था कि हम अमेरिकी संविधान के बारे में एक लंबी पृष्ठभूमि का अध्ययन कर चुके हैं, अमेरिकी संविधान के स्रोतों का अध्ययन कर चुके हैं और अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं या कर चुके हैं। और उसके बाद में हम आज पढ़ने वाले थे अमेरिका के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। तो सबसे पहले अपन मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी थी वो देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू जो था वह स्वतंत्रता का पुजारी था। वह जानता था इस बात को कि कानून बनाने वाला, कानून को लागू करने वाला और बने हुए कानूनों के आधार पर न्याय करने वाला व्यक्ति अगर एक ही होगा तो जो व्यक्ति कानून बना रहा है, जो व्यक्ति कानून को लागू करने में गलतियां कर रहा है और गलत बने हुए कानूनों के आधार पर जो न्याय का काम कर रहा है, उस कारण से उसको जो दंड मिलना चाहिए था वह उससे अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि वह स्वयं कानून को बनाने वाला, उसे लागू करने वाला और न्याय करने वाला भी वही है। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब क्या हो, शासन के तीनों अंगों की शक्तियां क्या हो, विभाजित हो और शासन के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक पृथक हो, शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो और शक्तियों का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो। तो शक्तियों के पृथक्करण का सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि शासन के तीनों अंगों का अपना अपना क्षेत्राधिकार, अपने अपने कार्य और उनके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना क्या कहलाता है, शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। और मॉन्टेस्क्यू के साथ इस अवधारणा के साथ में मॉन्टेस्क्यू का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। अब अगर हम इस बात पर गौर करें कि क्या शक्तियों का पृथक्करण जो बताया गया सैद्धांतिक रूप से कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे से अलग अलग होंगे, एक दूसरे से पृथक पृथक होंगे, उनका अपना क्षेत्राधिकार होगा, अपने कार्य होंगे, वो एक दूसरे के मामलों में, एक दूसरे के कार्यों में, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो क्या वास्तव में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव है? तो हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो किसी भी देश में राज व्यवस्था को चलाना असंभव हो जाएगा। जरूरी ये है कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक पृथक होते हुए भी एक दूसरे के साथ में सहयोग करने वाले होने चाहिए और शासन के अंगों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव और नियंत्रण जो है वो अवश्य होना चाहिए। तभी जाकर किसी देश की शासन व्यवस्था को आसानी से चलाया जा सकता है। अगर शक्तियों का पृथक्करण जो है वो अगर प्रभावशाली ढंग से अगर लागू कर दिया जाए और कठोरता पूर्वक लागू कर दिया जाए तो राज व्यवस्था को क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा और शासन जो है वो ठीक से नहीं चल पाएगा। किसी भी तरह की शासन व्यवस्था हो, चाहे अध्यक्षीय व्यवस्था हो, चाहे संसदीय शासन व्यवस्था हो, उनमें शक्तियों के पृथक्करण का विचार तो हम देखते हैं, साथ में नियंत्रण और संतुलन और पारस्परिक सहयोग और समन्वय की भावना जो है वो भी देखने को मिलती है। हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर हम संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, परस्पर सहयोग होता है, तो वहां तो संसदीय शासन व्यवस्था होती है। लेकिन जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में इस तरह का संबंध नहीं होता, वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। लेकिन फिर भी जब हम व्यवहार में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण अगर होता है तो साथ में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत जो है वो भी काम करता है। तो अमेरिका में आज हमें इसी का अध्ययन करना है। तो शक्तियों के पृथक्करण का मतलब आप समझ गए होंगे। नियंत्रण और संतुलन का मतलब ये है, मतलब चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि एक शासन का अंग जो है वो दूसरे अंग को नियंत्रित करे और स्वयं भी उस शासन के अंग से क्या हो, नियंत्रित हो। तो शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में कुल मिलाकर 7 ही अनुच्छेद हैं। इसमें पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां किस में निहित होगी? जो संसद है अमेरिका की उसको कांग्रेस कहते हैं। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी, यानी कि कानून बनाने का कार्य कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के 2 सदन होंगे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया कि कार्यपालन संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालन संबंधी शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रशासकीय कर्ता होगा, सर्वोच्च कार्यपालक होगा राष्ट्रपति। फिर तीसरे अनुच्छेद में कहा गया कि न्यायिक शक्तियां किस में निहित होंगी? न्यायपालिका में निहित होंगी। और न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता
की रक्षा करेगी, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करेगी। चूंकि अमेरिका का संविधान जो है वो बहुत संक्षिप्त है, जगह जगह अस्पष्टता है, उस अस्पष्टता को दूर करने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, न्यायपालिका संविधान के संघात्मक स्वरूप की रक्षा करेगी, न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने का काम करेगी। तो 3 अनुच्छेद, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बीज हमें दिखाई देते हैं, जिसमें बताया गया कि अनुच्छेद 1 कहता है कि व्यवस्थापन शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी, कार्यपालन संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और न्यायिक शक्तियां जो है वो न्यायपालिका में निहित होंगी। तो कांग्रेस, राष्ट्रपति और न्यायपालिका ये शासन के 3 अंग होंगे। शक्तियों का पृथक्करण ये बताता है और कहता है कि शासन के तीनों अंगों के कार्य और शासन के तीनों अंगों का जो क्षेत्र है वो क्या होगा? निश्चित होगा और तीनों अंग एक दूसरे से पृथक पृथक रहेंगे और एक दूसरे के मामलों में, एक दूसरे के कार्यों में, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो क्षेत्राधिकार होगा वो नितांत स्पष्ट होगा। तो शक्तियों का पृथक्करण देख लिया हमने। अब बात करेंगे कि नियंत्रण और संतुलन की। थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि शासन में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण करना न तो वांछनीय है और न व्यवहारिक है। ये अपने आप में पूरी तरह से अनुचित है कि हम पूरी तरह से या पूर्ण रूप से या कठोरता के साथ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को हम लागू करें। तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत काम करता है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत काम करता है, जो अमेरिकी राज व्यवस्था के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। अब कांग्रेस पर नियंत्रण, जो कि क्या है? व्यवस्थापन शक्ति को रखती है, राष्ट्रपति कार्यपालन संबंधी शक्तियां रखता है और न्यायपालिका जो है वो न्यायिक शक्तियां रखती है। तो कांग्रेस पर नियंत्रण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा और न्यायपालिका करेगी। राष्ट्रपति को कौन नियंत्रित करेगा? कांग्रेस और न्यायपालिका। और न्यायपालिका को कौन नियंत्रित करेगा? राष्ट्रपति और कांग्रेस नियंत्रित करेगी। तो तीनों अंग एक दूसरे से अलग अलग तो हैं, लेकिन तीनों अंग जो है वो एक दूसरे से नियंत्रित भी होते हैं और चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अमेरिका के संविधान में काम करता है। अब देखिए कांग्रेस पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा। कांग्रेस क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है, व्यवस्थापन संबंधी शक्ति उसी के पास में होती है, बजट की स्वीकृति वही प्रदान करती है। तो कांग्रेस के ऊपर पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस के ऊपर राष्ट्रपति कैसे नियंत्रित करेगा। राष्ट्रपति के पास में कांग्रेस की कानून बनाने की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए 2 प्रकार के निषेधाधिकार होते हैं। एक होता है विलंबकारी निषेधाधिकार और एक जेबी निषेधाधिकार होता है। दोनों निषेधाधिकारों का प्रयोग करके वो कांग्रेस की कानून बनाने की शक्ति को नियंत्रित करता है। एक के द्वारा तो क्या करता है? किसी विषय पर कानून के निर्माण की प्रक्रिया को डिले कर देता है, मतलब लेट कर देता है, देरी कर देता है उसमें। और दूसरे के द्वारा वो पूरी तरह से क्या कर देता है? कांग्रेस के द्वारा जिस विषय पर वो कानून बनाना चाह रही है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देता है। और जब कोई विधेयक उसके पास हस्ताक्षर होने के लिए आता है तो उसको वो क्या करता है? अपनी जेब में रख लेता है, उस पर अपनी अनुमति नहीं देता। और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक कभी भी कानून नहीं बन पाते हैं। तो राष्ट्रपति जेबी निषेधाधिकार और विलंबनकारी निषेधाधिकार के माध्यम से कांग्रेस की कानून बनाने की शक्ति को नियंत्रित करता है। अब देखिए राष्ट्रपति का नियंत्रण हमने देखा कि वो कांग्रेस को कैसे नियंत्रित करता है। अब न्यायपालिका कांग्रेस को कैसे नियंत्रित करती है? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि न्यायपालिका जो है वो संविधान की व्याख्या करती है, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है, संघात्मक स्वरूप की रक्षा करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगर कोई कानून कांग्रेस के द्वारा जो बनाया गया है उसका कोई भाग, उसका कोई अंश जो है वो संविधान की भावना के विरुद्ध है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका क्या करती है? उस अंश को या पूरे कानून को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा नियंत्रित कर देती है या समाप्त कर देती है। तो न्यायपालिका भी क्या करती है? किसको नियंत्रित करती है? कांग्रेस को नियंत्रित करने का काम करती है। तो हमने देखा कि कांग्रेस पर नियंत्रण, किसका नियंत्रण? एक तो कार्यपालिका का और दूसरा किसका? न्यायपालिका का। अब राष्ट्रपति पर नियंत्रण कैसे होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक निर्वाचक मंडल जो होता है जिसमें कांग्रेस के दोनों अंगों के सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। 538 सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जिसमें 435 प्रतिनिधि सभा के और 100 सीनेट के सदस्य होते हैं। इसके अलावा 3 कोलंबिया जिले के सदस्य मिलकर निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और जब एक बार निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो फिर वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
तो पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये हो गई कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को नियंत्रित कांग्रेस कैसे करती है कि राष्ट्रपति जो कार्य करता है, जो नियुक्तियां करता है, जो संधियां करता है, जो युद्ध की घोषणा करता है, राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति होता है, लेकिन सीनेट का अनुमोदन युद्ध की घोषणा पर जरूरी होता है, संधियों पर जरूरी होता है, नियुक्तियों पर जरूरी होता है। सीनेट के अनुमोदन के बिना राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य जो है वो सफल नहीं होता। और राष्ट्रपति जो बजट पेश करता है, बजट के ऊपर भी संसद की यानी कि कांग्रेस की अनुमति जरूरी होती है। और कांग्रेस क्या करती है, महाभियोग के प्रस्ताव के जरिए क्या कर सकती है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि पृथक्करण की बात करते हैं, तो 4 साल राष्ट्रपति को 4 साल से पहले कांग्रेस नहीं हटा सकती, केवल महाभियोग के जरिए ही वो उसको हटा सकती है। और राष्ट्रपति भी कांग्रेस के किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता। और न्यायाधीशों को भी क्या हो सकता है, केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये 3 अंश छूट गए थे कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही 4 साल से पहले हटा सकते हैं, और राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता, और न्यायाधीशों को भी महाभियोग की प्रक्रिया के बिना नहीं हटाया जा सकता। और सदाचार के आधार पर अमेरिकी न्यायाधीश जो है वो आजीवन अपने पद के ऊपर बने रह सकते हैं। तो हम देख रहे थे कांग्रेस पर नियंत्रण। मैंने बताया कि राष्ट्रपति क्या करता है, निषेधाधिकार का प्रयोग करके उसकी कानून बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या करता है, कांग्रेस को संदेश भेजता है। राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी बात को कहता है और कांग्रेस को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो वो इस तरीके से भी कांग्रेस की कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। फिर राष्ट्रपति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, राष्ट्रपति को उसके द्वारा जो भी संधियां की जाती है, उसके द्वारा जो भी युद्ध की घोषणा की जाती है, और उसके द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाती हैं, उसके द्वारा जो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके ऊपर सीनेट का 2/3 अनुमोदन जो है वो जरूरी होता है। और सीनेट की अद्भुत कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, जिसके कारण से वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में उच्च सदन बन जाती है। और दुनिया के दूसरे देशों में तो उच्च सदन की शक्तियों का ह्रास हुआ है, लेकिन अमेरिका में उच्च सदन की शक्तियों में बढ़ोतरी महसूस होती है। तो राष्ट्रपति पर नियंत्रण, किसका नियंत्रण, कांग्रेस का नियंत्रण। और न्यायपालिका क्या करती है, अगर राष्ट्रपति संविधान की भावना या संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग करके क्या कर देती है, उसके उन कार्यों को जीरो कर देती है या उनको खत्म कर देती है। अब न्यायपालिका पर नियंत्रण किसका होगा, राष्ट्रपति का और कांग्रेस का। न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके ऊपर सीनेट का 2/3 अनुमोदन होता है। न्यायाधीशों की संख्या और इसके अलावा न्यायपालिका का अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसको कौन निर्धारित करती है, कांग्रेस निर्धारित करती है। और न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कांग्रेस क्या कर सकती है, अपने पदों से हटा सकती है। तो न्यायपालिका पर भी नियंत्रण है, राष्ट्रपति पर भी नियंत्रण है और कांग्रेस के ऊपर भी नियंत्रण है। अब हम बात करते हैं कि शासन के तीनों अंगों के बीच में ये जो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत काम करता है वो कितना व्यवहारिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से शक्तियों का पृथक्करण लागू करना, कठोरता पूर्वक लागू करना जो है वो संभव नहीं है। शासन के तीनों अंगों के बीच में परस्पर समन्वय, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत काम करना चाहिए, तभी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो सही ढंग से काम कर सकता है, वरना राज व्यवस्था का संचालन करना कठिन हो जाएगा और शासन व्यवस्था को लकवा मार जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, अमेरिकी संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का विचार हमने आज अध्ययन किया। मॉन्टेस्क्यू ने यह विचार प्रस्तुत किया था।